Hello everyone, welcome once again to your own YouTube channel कमल एकेडमिक कोच। दोस्तों, आप सभी के शानदार रिस्पांस को देखते हुए हमारे टीचर्स का मनोबल बहुत ऊपर हो चुका है और जो आपके बच्चों की परफॉर्मेंस थी उसके बेस पे हमें दोबारा बहुत सारे कॉल्स और मैसेजेस मिल रहे थे कि और वीडियोस बनाइए बच्चों के लिए, क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। तो उसको देखते हुए हमारे टीचर्स बहुत 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 एनकरेज फील कर रहे हैं और वो आपके लिए नेक्स्ट सेमेस्टर में भी वीडियोस आज से बनाना उन्होंने शुरू कर दिया है। तो देखिए आज बच्चे हमारे क्या सीखने वाले हैं, आइए। Good morning student. Today we are going to study fourth lesson of SST. The name of this lesson is Greenland. आप ये जो डायग्राम देख रहे हैं ये अर्थ का स्मॉल मॉडल ग्लोब है। इस डायग्राम में अर्थ को टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। जो सेंटर से लाइन होकर जा रही है उसे इक्वेटर कहते हैं। इक्वेटर से अपर साइड वाले पोर्शन को नॉर्थन और लोअर साइड वाले पोर्शन को साउथन कहते हैं। जो एरिया नॉर्थ में आर्कटिक सर्कल के पास होता है और साउथ में अंटार्कटिक सर्कल के पास होता है उसे पोलर रीजन या ध्रुवीय क्षेत्र कहते हैं। टुंड्रा रीजन नॉर्थ पोलर रीजन से आगे आर्कटिक सर्कल में होता है। टुंड्रा रीजन के बाहर का क्षेत्र पूरी तरीके से जो स्नो से कवर्ड रहता है उसे पोलर आइस कैप रीजन कहते हैं। इक्वेटर से अपर पोर्शन को नॉर्थन या नॉर्थन हेमिस्फीयर भी कहा जाता है। टुंड्रा रीजन केवल नॉर्थन हेमिस्फीयर में ही पाया जाता है, जबकि साउथर्न हेमिस्फीयर पूरी तरीके से साउथर्न हेमिस्फीयर का अंटार्कटिक कंटिनेंट जो पूरी तरीके से आइस कैप से ढका हुआ रहता है, परमानेंट आपके कवर्ड रहता है। हेयर वी विल रीड अबाउट ग्रीनलैंड विच इज़ द लैंड ऑफ आइस एंड स्नो। ग्रीनलैंड जैसा इसका नाम है बट ये वैसा नहीं है। ये आइस एंड स्नो का लैंड है। अब यहाँ हम इसकी लोकेशन और इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ रहे हैं। ग्रीनलैंड टुंड्रा रीजन में पाया जाता है। ये नॉर्थ ईस्ट कनाडा के नॉर्थ ईस्ट साइड में है और नॉर्थ पोल से बहुत ज़्यादा क्लोजेस्ट मतलब पास में है। अगर हम ग्रीनलैंड की यात्रा सी रूट से करते हैं तो बहुत ही लवली और अमेजिंग साइट देखने को मिलती हैं। एज वी रीच दिस कोल्ड लैंड वी सी ह्यूज ब्लॉक्स ऑफ आइस फ्लोटिंग इन द वाटर। द लैंड इज़ फॉगी ड्यू टू कोल्ड क्लाइमेटिक कंडीशंस विथ ग्रेट डिफ़िकल्टी। बड़े बड़े बर्फ़ की चट्टानें और ह्यूज चंक्स जो हैं आइस ब्लॉक्स जो हैं यहाँ पर वाटर में फ्लोट करते हुए दिखाई देते हैं। ग्रीनलैंड का वेस्टर्न पार्ट आर्कटिक रीजन में पाया जाता है। जैसा कि मैंने आपको ग्रीनलैंड के अनयूजुअल फैक्ट के बारे में पहले ही बता चुकी हूँ कि यहाँ पर कुछ भी ग्रीन नहीं है। यहाँ कोई भी चीज़ जो है बहुत ही हार्डली कंडीशन में और एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशंस में पाई जाती हैं। Everything is white. It is so white that the glare of the sun which reflect off the ice irritate the eyes. Hence, one has to wear sunglasses. This land is covered with thick sheets of ice which sometimes slide down the sloping land and fall into the sea. This continuous section slowly forms huge icebergs. These icebergs are extremely dangerous for ships as they are much bigger underwater than over it. क्योंकि यह लैंड पूरी तरीके से आइस से ढका रहता है तो यहाँ से जब लैंडस्लाइड्स होती हैं तो आइस जो है सीज में गिरती है। ये एक्शन धीरे धीरे कंटिन्यूस इस एक्शन के होने के कारण धीरे धीरे बड़े बड़े आइस बग्स आपके बन जाते हैं, जिसकी वजह से जो समुद्र में चलने वाले जो शिप्स हैं वो उनके लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है, क्योंकि आइस जो है अंडर वाटर ज़्यादा रहता है और ओवर कम रहता है। इसको आप एक एग्जांपल के तौर पर भी ऑब्ज़र्व कर सकते हो। एक आइस क्यूब आप पानी के ग्लास में डालिए, आप देखोगे कि उसका जो बहुत ज़्यादा पोर्शन है वो पानी के अंदर रहता है और बहुत ही लिटिल पोर्शन जो है पानी के बाहर रहता है। द सेम हैपन्स विथ एन आइसबर्ग। Areas which lie near the coast remain covered with ice for almost 3/4 of the year. It never rains here but snows very often. The land here faces summer for almost a very negligible period. During this time, grasses and lichens grow. Later, during spring, beautiful flowers bloom. Now we have studied about the people of Greenland. The people of Greenland have to face the biting cold of the tundra region. This has made them very tough. They are called Eskimos.
यहाँ के जो लोग हैं वो टुंड्रा रीजन की जो बहुत ज़्यादा सर्दी होती है, एक्सट्रीम जो कंडीशंस होती हैं उनको फेस करते हैं और बहुत ही ज़्यादा टफ अपनी लाइफ को यहाँ पर व्यतीत करते हैं। इन्हें एस्किमोस कहा जाता है। यहाँ के पीपल एनिमल स्किन और फर से बने हुए कपड़े पहनते हैं और अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं। दे बियर 2 ट्राउजर एट ए टाइम एंड कोट मेड ऑफ एनिमल फर। देयर कोट ऑल्सो हैज़ ए हुड विच कवर्स देयर हेड। The women folk here also wear the same dress, the only difference being that their hoods are a little larger. These protect their bodies while they are at work. The children too wear the same clothes as their parents do. वे एक समय में 2 ट्राउज़र पहनते हैं। उनका जो कोट होता है वो ऊपर हेड को कवर्ड करके रखता है जिसे हुड कहते हैं। वुमेंस भी 2 ही तरह के ट्राउज़र्स पहनती हैं। फ़र्क इतना होता है कि उनका एक बड़ा होता है जो कि उनकी बॉडी को पूरी तरीके से कवर्ड करके रखता है और प्रोटेक्ट करता है जब वो वर्क करती हैं। बच्चे भी अपने पेरेंट्स की तरह से ही कपड़े पहनते थे। जैसा एस्किमोस अपने हेड को हुड से कवर करके रखते हैं वैसे ही वे अपने फीट को भी लॉन्ग लेदर वुड से कवर करके रखते हैं और उन्हें प्रोटेक्ट करते हैं। एस्किमोस स्नो से बने हुए घरों में रहते हैं जिन्हें इग्लू कहा जाता है। Let us now visit their homes. The Eskimos live in temporary houses, but when it gets extremely cold, they do live in well-built houses. Eskimos टेम्परेरी हाउसेस में रहते हैं, लेकिन जब बहुत ज़्यादा ठंड होती है तो वो अच्छी तरीके से बने हुए घरों में रहते हैं। But the strange thing is that the houses in which they live are made of ice, and ice is abundance here. लेकिन एक स्ट्रेंथ थिंग इनमें ये होती है कि जो उनके वेल बिल्ड हाउसेस होते हैं वो किसके बने होते हैं? आइस के बने होते हैं और वहाँ आइस बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है। अ फैमिली टेक्स जस्ट अ फ्यू आवर्स टू बिल्ड देयर होम्स। दे सिंपली मेक इट विथ slabs of ice. These slabs are put side by side to make a circle. Slowly they form a dome. एक पूरे परिवार को कुछ घंटे ही एक वेल बिल्ड हाउस बनाने में लगते हैं। वो किसके बनाते हैं? स्लैब्स ऑफ आइस के बनाते हैं। और स्लैब्स ऑफ आइस को किस में वो पुट करते हैं? एक सर्कल के रूप में पुट करते हैं और डोम्स जैसा शेप बनाते हैं। In its center, they leave a hole for the smoke and hot air to pass outside. This is the only hole and the house is almost airtight. ये केवल ये बीच सेंटर में वो स्मोक और हॉट एयर को पास करने के लिए, बाहर निकालने के लिए एक होल भी छोड़ते हैं और इस होल के द्वारा ही ये पूरा हाउस जो है पूरा एयर टाइट होता है, ओनली उस होल को छोड़कर। इन ऑर्डर टू एंटर वन हैज़ टू क्राउल इनटू इट बाय रिमूविंग एन आइस स्लैब। द फ्लोर ऑफ द हाउस इज़ कवर्ड विथ एनिमल फर। जब किसी को इग्लू के अंदर एंटर करना होता है तो वो एक आइस स्लैब को रिमूव करते हैं और क्राउलिंग करके अंदर जाते हैं। इग्लू के अंदर जो लाइट जलाते हैं वो भी एनिमल फैट से जलाते हैं और खाना भी ये लोग उसी पे एनिमल फैट से ही कुक करते हैं। इस तरीके से आप इमेजिन कर सकते हो कि किस तरीके से ये लोग अपना जीवन जीते हैं। Eskimos hunt animals with a harpoon. This is their main hunting weapon. Eskimos हार्पून नाम के हथियार से एनिमल्स को हंट करते हैं। यही इनका मुख्य हंटिंग वेपन होता है। A harpoon is a spear-like weapon with a long rope of leather attached to it. They hunt animals like the polar bear. They also hunt sea animals like seal, walrus and big fish. हार्पून एक स्पेयर जैसा वेपन होता है जिसमें लॉन्ग रोप जो है लेदर की अटैच्ड होती है। ये पोलर बियर जैसे एनिमल्स का शिकार करते हैं। इसके अलावा कुछ सी एनिमल्स जैसे सील, वॉलरस और बिग फिश का भी ये शिकार करते हैं। ऑल दिस इज़ मेड पॉसिबल बिकॉज ऑफ द हार्पून। द रोप tied to the harpoon helps them to pull their prey from deep inside the cold water. जो हार्पून में रोप लगी होती है वो इन लोगों को शिकार जो पानी के ठंडे पानी के अंदर जो शिकार होता है उसको बाहर निकालने में इनकी हेल्प करती है। दिस प्रिवेंट्स द हंटेड एनिमल्स फ्रॉम ड्राउनिंग। इस तरीके से जो रोप होती है वो हंटेड एनिमल्स को ड्राउनिंग में डूबने से बचाती है। इन ऑर्डर टू हंट फिश दे मेक होल इन द आइस, दे वेट पेशेंटली विद देयर हार्पून
When a fish comes to take in fresh air, they strike it with their harpoon. जब उन्हें किसी मछली का शिकार करना होता है तो वो आइस के अंदर होल बनाते हैं, फिर हार्पून के साथ उसका पेशेंटली वेट करते हैं, और जब मछली फ्रेश एयर लेने के लिए ऊपर आती है तो वो अपने हार्पून के साथ उसको स्ट्राइक कर देते हैं. These people make small boats of seal skins. The frame of their boat is made of bones. This boat is called the kayak. Even if the kayak overturned, the Eskimos never fear. They are excellent swimmers. ये लोग अपनी जो बोट है, छोटी बोट जो होती है वो सील स्किन से बनाते हैं. उनकी जो बॉडी होती है बोट की वो भी उनकी बोन्स से ही बनी होती है. इन्हें कयाक कहा जाता है. जब कभी भी कयाक ओवरटर्न करता है तो इसमें एस्किमोस को डर नहीं लगता है, वो अच्छे स्विमर्स होते हैं. इन ऑर्डर टू ट्रांसपोर्ट themselves and their catch. Sledges are wheelless cart. Dogs or reindeers pull their sledge. Children also sit and enjoy sledge rides. Can you tell why are wheel carts not used here? एस्किमोस स्लेज को यूज़ करते हैं अपने आप को अपना ट्रांसपोर्टेशन के लिए और अपने आप को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए. स्लेज क्या होता है? स्लेज व्हीललेस कार्ट्स होती हैं, मतलब इनके अंदर व्हील्स नहीं होते हैं. इन्हें डॉग्स और रेंडियर्स जो हैं पुल करते हैं. बच्चे भी इन स्लेज में बैठकर उनकी राइडिंग का मज़ा लेते हैं. क्या आप बता सकते हैं कि यहाँ पर स्लेज को ही क्यों यूज़ किया जाता है? मैं बताती हूँ. स्लेज यहाँ पर इसलिए यूज़ किया जाता है क्योंकि यहाँ पर रोड नहीं होता है, यहाँ आइस होती है. आइस के ऊपर आपके स्लेज ईज़िली आपके राइड कर सकता है, इसलिए यहाँ पर स्लेज को यूज़ किया जाता है. These people migrate to the south during spring and summer for a very short period of time. During this period, they live in tents and take to grazing their reindeers. ये लोग कुछ जो वेरी शॉर्ट पीरियड होता है समर और स्प्रिंग का, उसमें माइग्रेट करते हैं साउथ की ओर. इस समय ये किस में? टेंट्स में रहते हैं, और जो ग्रेजिंग करने का वर्क जो होता है वो किससे करते हैं? वो अपने रेंडियर से करते हैं. फ्रॉम द अबव वी लर्न दैट एस्किमोस ग्रेटली डिपेंड ऑन एनिमल्स. दे यूज़ देम फॉर फूड, क्लॉथिंग एंड शेल्टर. दे मेक टूल्स, नीडल्स, फ्यूल एक्सेट्रा फ्रॉम एनिमल्स. ऊपर जो हमने अभी तक पढ़ा और समझा उससे हमें ये पता चलता है कि एस्किमोस सबसे ज़्यादा किस पर डिपेंड है? वो एनिमल्स पर ही डिपेंड है. वे अपने खाने के लिए, क्लॉथिंग के लिए, शेल्टर के लिए, सभी चीज़ों के लिए उन्हीं के ऊपर डिपेंड है. वो अपने टूल्स, नीडल, फ्यूल्स भी किससे बनाते हैं? एनिमल्स से ही बनाते हैं. तो आप समझ सकते हैं कि एस्किमोस के लिए जो एनिमल्स है वो कितने इम्पोर्टेंट है. Today, great changes have taken place in the lives of Eskimos. आजकल एस्किमोस की लाइफ जो है बहुत ज़्यादा बदल चुकी है. उनकी लाइफ में बहुत चेंजेस आ चुके हैं. Many of them live in wooden houses instead of igloos. They use motor boats, power sledge and guns to hunt. They even export tine fish and fur. They have started living in village and small towns. They have almost all the modern amenities. They have school, hospital, libraries, market, clubs, etc. Children have started studying in schools. In Greenland, many such towns have come up. Nuuk being the largest of them all, with a population of over 15,000 people. Large ships carry goods from other parts of the world to these people. Today, towns of Greenland are even connected to North America and Europe by airways. The very strange thing about these places is that days and nights are not of much importance here. यहाँ पर सबसे strange thing ये देखने को मिलती है कि यहाँ पर दिन और रात का ज़्यादा महत्व नहीं है. For days together there is no sunlight. दिनों में भी ज़्यादातर sunlight नहीं रहती है. But there is sufficient light during these long nights. These lights comes from the sun which remains mostly in the horizon. ये जो लाइट यहाँ पर आती है जब सन होरिजन में होता है वो लाइट यहाँ पर आती है. जैसे सनराइज़ का टाइम होता है, सनराइज़ और सनसेट का जो टाइम होता है उस टाइम पर जो हमें सनलाइट मिलती है उस तरीके से लाइट यहाँ पर रिसीव होती है. इस तरीके से आप इसको इमेजिन कर सकते हो. During spring and summer, it is vice versa. The sun is sometimes visible continuously for several weeks. These factors make the summer season very cheerful. Grasses grow quickly, which is food for the reindeers. They feed upon the grass
even after the summer. स्प्रिंग और समर इसके बिल्कुल अपोजिट होते हैं। स्प्रिंग और समर में कुछ जो सनलाइट है वो विजिबल होती है, कुछ वीक्स तक विजिबल होती है। इसके अलावा जो समर सीज़न होता है बहुत ही अच्छा चेयरफुल होता है। ग्रासेस यहाँ जल्दी से ग्रो करती हैं जो कि रेनडियर्स का फूड होता है। This land of Eskimos is known as the Tundra region. It covers the northern part of Asia, North America and यूरोप। इस तरीके से जो एस्किमोस का लैंड है उसे टुंड्रा रीजन के नाम से भी जाना जाता है। ये एशिया, नॉर्थ अमेरिका और यूरोप के नॉर्थन पार्ट को कवर करता है। सो स्टूडेंट, इस लेसन में हमने ग्रीनलैंड के बारे में पढ़ा। आई होप यू विल वेल अंडरस्टैंड इट। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।